एक गांव कैसे बार बार उजड़ने के बाद फिर बसाया गया। गांव में एक खेड़ा होने के बावजूद दूसरा खेड़ा क्यों बना। गांव में मुख्य तीन चौपाल बनाने के पीछे बुजुर्गों की क्या सोच थी। शिवपुरी मंदिर को शापरी कहने के पीछे क्या धारणा थी। गांव के अंदर जाट परंपरा के अनुसार खेड़ा, खुंडा, खंडका और कुंड जैसे पंच ककार कहां से आए। दूसरे गोत्र और समाज के लोग गांव में कैसे आए। कैथल जिले के गांव कैलरम की बसने से लेकर बनने तक की पूरी कहानी बेहद रोमांचक है। गांव कैलरम बनने से लेकर अब तक अपनी लगभग 13वीं पीढ़ी तक पहुंच चुका है, मगर गांव के इतिहास से जुड़े कई रोचक पहलू ग्रामीणों को आज भी आश्चर्य में डाल देते हैं। खुद को गांव की 12वीं पीढ़ी के तौर पर देखते हुए विक्रम कुंडू ने इन सभी सवालों का बेहद गहनता के साथ अध्ययन किया है। अपनी जिंदगी भर की समुचित ज्ञान रूपी पूंजी को विक्रम ने हमारे चैनल के साथ भी साझा किया है। कैलरम गांव की स्थापना जो हुई, जो कैलरम गांव का नाम है, वो कलीराम से हुई। कलीराम ये दौर है लगभग 1709 के आसपास का। कैलरम गांव एक्चुअली में एक पंवार गोत्र का गांव था और उन्हीं का यहाँ पर खेड़ा था। उसके बाद कुछ टाइम ऐसा हुआ कि जब मुग़लों का राज था तो सुल्तान ने इस गांव पर विजय पाई और उसके विजय पाने के बाद जो पंवार गोत्र के लोग थे वो यहाँ से पनिहारी, जहाँ से वो आए थे, वो वापस वहाँ पर चले गए। उसके बाद जो कलीराम थे, लगभग 1709 के आसपास जब गोविंद सिंह दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ से बंदा सिंह बहादुर अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से चलते हैं। वहाँ से वो एक रणनीति के तहत अलग अलग टोलियाँ बनाते हैं कि हमें अलग अलग रास्ते से जाना उचित होगा और अपने साथियों को आदेश देते हैं कि तुम यहाँ से जाकर रोहतक के आसपास कहीं डेरा डालना, हम जल्दी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ मिलेंगे। उसके बाद जो उनके साथी थे वो दक्षिण से आकर के और जो रोहतक के पास एक डेरा डालते हैं, तो वहाँ पर 3 टोलियाँ इकट्ठी होती हैं और 3 टोलियाँ इकट्ठी होने से जो कुंडू गोत्र की 3 टोलियाँ थी, उससे उस गांव का नाम टिटोली पड़ जाता है। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर जी खरखोदा जाते हैं और खरखोदा से माता साहिब कौर को दिल्ली के लिए रवाना कर देते हैं। वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हांसी और फिर कैथल पर विजय प्राप्त करते हैं। जो उनके साथी उनके साथ आए उनमें से कलीराम भी एक था। और कलीराम जब यहाँ पर आए और यहाँ पर जब उनको आदेश हुआ कि तुम्हें कैथल पर विजय प्राप्त करनी है, तो उसके आसपास के एरियो पर जहाँ पर भी मुग़लों का या मुग़लों से जुड़े लोगों का जो राज्य था उसे ख़त्म करना उनका काम था। तो उन्होंने कैलरम को देखा, यहाँ के बारे में जाना कि गांव है जहाँ सुल्तान ने विजय प्राप्त की और पंवार गोत्र के लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। उन्हें रहने के लिए इससे अच्छा स्थान नहीं मिला। उन्हें लगा कि स्थान बहुत अच्छा है रहने के लिए भी और राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी। उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनके जो और साथी होते हैं उनमें चौशाड़ा जो गांव है वहाँ का भी एक साथी उनके साथ होता है। अब जो कैलरम की जो भौगोलिक परिस्थिति हैं वो ऐसी हैं कि इसके एक साइड में बाड़ू गांव पड़ता है, एक साइड में चौशाड़ा, एक साइड में बाता, दूसरी साइड इसकी खाली थी। तो जब यहाँ पर आते हैं तो बाड़ू और बाता को ऐसा लगता है कि शायद कोई नए आदमी यहाँ पर आकर कब्जा कर ले इस ज़मीन पर, तो इनका विरोध करते हैं। और जो कैलरम के अंदर जो मुस्लिम थे वे जुलाहे थे जिनका कपड़ा बुनने का काम था, उनका सुल्तान था जिनका यहाँ पर ये गांव था। तो कलीराम आते हैं, वो यहाँ पर जहाँ पर हमारे पुराने थे हैं वो यहाँ पर अपना जो टांडा कहते हैं, जो डेरा कहते हैं, वो डेरा डालते हैं और अपने आगे की रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अकेला जंग नहीं जीत सकता। जब वो यहाँ पर आए तो बालू ने उनका विरोध किया। तो बालू गांव में भी उनकी कुछ गोत्रवाद की कहो या राजनीतिक कहो
या ज़मीन भूमिवाद की कहें, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि वहाँ पर भी हालात अच्छे नहीं थे। आपस में वो प्रेम प्यार नहीं था, झगड़ा था। तो कलीराम चौशाला से बात करते हैं और चौशाला को अपना बड़ा भाई मान करके कसान, कलीराम, चौशाला ये इकट्ठे होते हैं और बाड़ू गांव से जो बुरे गोत्र के लोग थे उन्हें अपने साथ संधि में शामिल करते हैं और एक रणनीति के तहत ये सलाह करते हैं कि हमें किस टाइम अटैक करना चाहिए। जो नीति वो तय करते हैं कि दिन के समय यदि जंग लड़ी जाए तो दूर से आदमी आ भी सकता है, हम इस जंग को रात को लड़ेंगे। और उसके तहत वो, क्योंकि घड़ी नहीं थी उस टाइम किसी के पास, ना ही इतने साधन संपन्न लोग थे, तो वो तय करते हैं कि हम रात को तुम्हें इशारा देंगे और वो इशारा होगा गिद्दड़ की आवाज़ का, ताकि लोगों को ये समझ में ना आए कि ये गिद्दड़ बोल रहे हैं या हमारी तरफ कोई बढ़ रहा है। और जब भी गिद्दड़ की आवाज़ आए तुम उस साइड से अटैक कर देना। एक साइड से चौशाला, एक साइड से कलीराम और वो जो बुरे गोत्र के लोग उनके साथ थे, वो सभी जब रात को गिद्दड़ों की आवाज़ आई, उधर से भी आई और उधर से भी आई, उन्होंने चारों तरफ से कलरम को घेर कर कलरम पे हमला कर दिया। इस झगड़े में जो मुगलों का गांव था, इसका नाम कलरम नहीं था, लेकिन जो कलीराम था उसने मुगलों पर कहें या ये कहें जुलाहों पर अटैक किया। और उस अटैक में जो सुल्तान था वो मारा गया और यहाँ पर कलीराम की उसके साथियों के साथ विजय हुई। उसके उपलक्ष्य में जो कलरम ने अपने खेड़े की नींव रखी, कलीराम ने जो खेड़े की नींव रखी, उसे कलीराम का खेड़ा या कुंडुओं का खेड़ा या कलीराम, जिससे आज गांव का नाम कलीराम से कलीरम, कलीरम से कलरम हुआ, उन्होंने नींव रखी। यहाँ पर पहले भी एक खेड़ा था जो पंवार गोत्र का था, लेकिन उन्होंने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि खेड़ा जाटों की एक धरोहर होती है। जाट, और जहाँ जाटों की बात करें, हम ज़्यादा संक्षेप में तो नहीं जाएंगे, अगर शॉर्ट में कहें तो एक ऐसी कौम है, एक ऐसा संघ बोल सकते हो आप इसको, ऐसे लोगों का संघ जो ना आस्तिक हैं और ना नास्तिक हैं। उनकी आस्तिकता खेड़ा और स्वाला के प्रति रही है, लेकिन वो क्रम में विश्वास करने वाले लोग थे, जो मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और आवश्यकता पड़े तो हथियार उठाना जानते थे। एक ऐसे लोगों का समूह जो सभी को अपने साथ लेकर के चले, वो समूह जाट कहलाता है। तो उन्होंने जब इसकी नींव रखी तो यहाँ पर कलरम के 3 पुत्र कलीराम के साथ थे। उन पुत्रों के नाम महला, आल्ला और काड़ा थे। महला से मैला हुआ, काड़ा से काड़ा ही रहा और आल्ला से आल हो गया। बाद में ये 3 पट्टियां यहाँ पर बनी। उसके बाद 8-10 साल लगभग सही रहे, लेकिन एक बार फिर दोबारा बंदा सिंह बहादुर के पकड़े जाने के, गिरफ्तार हो जाने के बाद मुगलों का राज दोबारा आया। जब मुगलों ने दोबारा कैथल पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद यहाँ फिर दोबारा जुलाहों का जोर हो गया और वो झगड़ा लगभग सन 1947 तक चलता रहा। कभी शांत हो जाते थे, कभी एक दूसरे से फिर झगड़ते थे, फिर समझौते हो जाना, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत में जो मुस्लिम्स थे वो भी कमजोर हो चुके थे। और जहां तक चौशाला की बात करते हैं, चौशाला गांव भी इनके साथ ही आया था साउथ से। चौशाला साउथ में एक महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा सिटी है, शहर है, जिसका नाम चौशाला है और वो चमन ऋषि के नाम से है। उसी के नाम पर इन्होंने यहाँ पर भी जो गांव का नाम है वो चौशाला रखा और वही चमन ऋषि जो बड़े दादा खेड़ा कहलाए,
क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई में और इस दौर में और हर चीज़ में कुंडुओं का साथ दिया, तो उन्होंने उन्हें अपने से बड़ा मान करके चौशाला को बड़ा खेड़ा मानते हैं। और आज भी वर्ष में 2 बार जब वहाँ मेला लगता है तो पूरा कैलरम, पूरा कसाण गांव वहाँ पर जाता है। और कैलरम गांव के खेड़े में भी उनके लिए एक अलग से स्थान बनाया हुआ है, जहाँ उनकी ठंडी जोत आज भी रखी जाती है अपने बड़े खेड़े के नाम पर। देखो, वो दौर, वो जो लोग थे वो एजुकेटेड तो नहीं थे, पर अपने बच्चों को बताते अवश्य थे। लेकिन जब से एजुकेशन का दौर ज़्यादा मजबूत हुआ तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा की प्रणाली बदली, उसने, एक नई शिक्षा ने पुरानी शिक्षा को कमज़ोर कर दिया और ये दिखाया कि जो मॉडर्न एजुकेशन है ये ज़्यादा बेस्ट है एक प्राचीन जो हमारा सिस्टम था उससे। दूसरी बात यह है कि हर इंसान अपने काम में इतना बिजी था कि वो अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहा। जिसने बताया तो शायद हो सकता है कि उन लोगों को मालूम भी हो। अब जैसे ये बात आती है कि बालू गांव के जो बुरे लोग थे उन्होंने इनका साथ दिया, वो जो गिद्धड़ों की आवाज़ रात को निकाली गई, उसी कारण आज वो जो लोग थे बालू गांव के, वो उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्हें गादड़े बोलते थे। आज भी वहाँ पर गादड़ा पट्टी है, अगर हम संक्षेप में देखें तो। और अगर इसका टोटल रिजल्ट देखें, जब मैं खुद से कैलकुलेट करता हूँ, जो हमारे बुजुर्गों ने मुझे बताई जब मैं बच्चा था, पूछा करते थे उनसे तो उन्होंने बताई, तो मैं ये लगभग अपने आप को इस गांव की कलीराम से 12वीं पीढ़ी पर मानता हूँ। क्योंकि वो पीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार हैं। कलीराम का पुत्र 3 थे, महला, काड़ा और आल्ला। उसके बाद अगर मैं आल की बात करूं, आल्ला की बात करूं, उसके 2 पुत्र थे, इच्छा, गोला। इच्छा के भी आगे 3 पुत्र थे। लेकिन मैं बात केवल ईश्वर की करूंगा। अगर हम देखें तो ईश्वर और विश्वर ये भाई थे, मैं बात ईश्वर की करूंगा। क्योंकि मैं विश्वर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि ये जो भूमि है जहाँ पर हम अभी बैठे हैं, इस खेत को विश्वर वाला खेत बोलते हैं। ईश्वर के आगे जो पुत्र हुए उनका नाम मल्लू था। और मल्लू का जब हम आज भी बात करते हैं, गांव में हम बुजुर्गों में बैठते हैं, तो कई बार ये बात निकल कर आती है। जिस प्रकार जितने आज हमारे गांव में, जैसे कि ये लाल सिंह के कहते हैं, जिन्हें आज न्याला के कहते हैं, ये सारे मल्लू के हैं। अगर इसके आगे की बात करें, मल्लू का पुत्र हुआ हरबख्श, कुछ लोग उसे घरबख्श भी कहते हैं। हरबख्श का पुत्र हुआ शंभू। शंभू के फिर 2 पुत्र हुए, बाला, जयराम। बाला का पुत्र हुआ भगतू, सुरता। अगर इसी को आगे हम बढ़ाएं तो भगतू के पुत्र हुए गोरखा, कलीराम। गोरखा का पुत्र हुआ दीदार, रणधीर। दीदार का पुत्र आगे मैं, विक्की, अनिल। आगे मेरा पुत्र शौर्य इस गांव की 13वीं पीढ़ी पर पड़ा। तो ये लाइन हमारे बुजुर्गों ने जो हमें बताया पीढ़ी दर पीढ़ी दर, वो कहीं ना कहीं मेरे मन में थी। लेकिन सोचता था कि गांव के लोगों को भी इस बात का पता चलना चाहिए कि गांव कब आया, कैसे बसा। दूसरी एक बात है इसका उद्गम स्थान, तो ये जो कुंडू लोग हैं, आंध्र प्रदेश में आज भी एक नदी का नाम है कुंडू नदी। आप महाभारत में अगर इसका जिक्र देखो तो कुंडलिया देश का जिक्र आएगा। कुंडू लोगों का देश कुंडलिया या कुंडल। आप जब इसको आंध्र प्रदेश में देखोगे तो वहाँ पे आएगा कुंडुलूरे, कुंडुलूर। और कुंडू नदी, जो उस नदी पर बसने वाले लोग थे, क्योंकि पानी का साधन हर एक को चाहिए। कोई भी गांव जब बसता है तो तालाब या कोई नदी उसके तट पर ही बसता है। क्योंकि नदी जो होती है वो एक अच्छा स्रोत है पीने के पानी के लिए, खेती के लिए। तो वो लोग लगभग वहीं अपना बसासत करता है कोई भी इंसान, जहाँ पर उसे पानी की सुविधा ईजी मिले। अगर हम जाटों की बात करें, जाट एक ऐसी जाति है, ये जहाँ भी पाई जाएगी इनके गांव में खेड़ा जरूर मिलेगा। क्योंकि इनकी उत्पत्ति, जहाँ इनका कोई बुजुर्ग है उसको बोलते हैं खेड़ा।
और किसी भी कौम में या धर्म में खेड़ा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार सिक्खी में हम बात करते हैं पंचककार की, इसी प्रकार जाटों में खेड़ा और बुजुर्गों के सिर पर खंडका, हाथ में एक बड़ा कुंडा, और अगर बात करें खेड़े के नाम से खागड़, जैसे आप देख सकते हैं कि कंडेला कांड में भी खागड़ को विशेष रूप दिया गया था। आज भी खागड़ से खेड़े का मंदिर बनाया उन लोगों ने। और पांचवा जब हम इसके बाद में लेते हैं तो कुंड, जो पानी का तालाब हुआ। ये पंचककार जाटों में भी थे, जो इनकी परंपरा थी, जो इनका धर्म था, ये जाटों के पंचककार थे। लेकिन समय के साथ चलते चलते वो चीज़ें, वो परंपराएं तो रही, लेकिन विलुप्त हो गया ये कि ये हमारे धर्म की चीज़ है। क्योंकि हिंदुत्व में सभी लोग कन्वर्ट हो गए, और हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, एक परंपरा ही है। लेकिन अपनी उस परंपरा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं आज की जो नई पीढ़ियां हैं। जो पीर का थान है सुल्तान पीर, एक्चुअली मैंने बताया कि जब यहाँ जुलाहों का बसेरा था, तो जुलाहों के जो बड़े थे, पीर कहते हैं, जैसे आज कोई गांव बनता है, उस गांव का जो मुखिया होता है उसको हम लोग सरपंच कहते हैं। मुगल काल में कोई जब बसेरा या कोई गांव बनता था, उस गांव के मुखिया को पीर बोला जाता था। आज पंचायत बोलते हैं, उस समय पीर बोलते थे सरपंच को। तो जो यहाँ का पीर था उसका नाम सुल्तान था। ये जो जुलाहे थे ये सभी उसके अंडर थे। और जब कलीराम और उसके साथियों ने उसकी हत्या की, तो जो यहाँ पर जुलाहे बने, उन्होंने वहाँ पर उसका एक स्थान बना दिया कि ये हमारा पीर है, हमारा बुजुर्ग है। आज भी वो पीर, सुल्तान पीर कलरम गांव के अंदर हैं। और आज एक हिंदू मुस्लिम एकता बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो इसे, क्योंकि जाट समाज बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चला है हमेशा, सभी धर्मों के प्रति आदर का। तो आज भी हर गोत्र से कलरम गांव की औरतें वहां जाती हैं और पीर की धोख मारती हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं परमार गोत्र, जिन्होंने इस गांव की नींव रखी, खेड़ा बनाया, इनके शायद किसी बुजुर्ग का नाम भूमिया हो सकता है, या वैसे खेड़ा को भी ये भूमिया खेड़ा या बुनिया खेड़ा ऐसे बोलते हैं। जब इन्हें लगा कि ये गांव अब दोबारा बसेरा हो गया, यहाँ पर लोग ठीक ठाक रह रहे हैं, तो इनके किसी एक बुजुर्ग के मन में बात आई कि हमें कलरम वापस चलना चाहिए, वहाँ कोई खतरा नहीं है, और हम अपना खेड़ा है जो हमारे बुजुर्ग ने जो बनाया था, हम वहाँ पर जाकर के अपना बसेरा करेंगे। जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के जो बुजुर्ग जो यहाँ रह रहे थे उनसे बातचीत की कि ये हमारा गांव था और हम इस गांव के रहने वाले हैं। तो यहाँ के जो यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों ने बड़ा सम्मान किया, उन लोगों का, पंवारों का बड़ा सम्मान किया। उन्हें उस खेड़े के अंदर एंट्री दी। उनके खेड़े को बिल्कुल ऐसे ही ऐसे अच्छा ही रखा गया था, क्योंकि ये लोग इज्जत करते हैं खेड़े की। तो आज भी वो खेड़ा एज इट इज़ है। उनको ज़मीन भी दी कि तुम हमारे भाई हो और तुम इस ज़मीन पर खेती करो। जब बात लेते हैं बुरे गोत्र की, बुरे गोत्र ने इनका साथ दिया था उस लड़ाई में जिससे कि ये कलरम गांव बसा। और जो साथी होता है उन्हें हम एक जाट परंपरा के अनुसार अपने भाई मानते हैं और भाईचारे के प्रतीक हैं। बाड़ू गांव में उन्हें भी कुछ समस्याएं थी, क्योंकि उस टाइम लगभग अगर हम कहीं पर भी देखें पूरे भारतवर्ष में खाप पंचायतें आपस में लड़ रही थी एक दूसरे से, एक तरफ मुगलों से और दूसरी तरफ आपस में गोत्रवाद को लेकर के, जमीनों पर कब्जों को लेकर के, क्योंकि जमीन सभी को चाहिए। उसी रूप में अगर हम जब बुरे गोत्र के देखते हैं, तो जब यहाँ पर जुलाहों का दोबारा दौर आया और जुलाहों का दोबारा जब कैथल पर विजय हुई, तो वो शक्तिशाली हो गए। जो यहाँ के कुंडू थे,
वो फिर दबाव महसूस करने लगे। फिर छिटपिट लड़ाइयाँ होने लगी। तो इनकी जो एकता थी, जो संधि थी, अगर बालू में तुम्हें कोई तंग करेगा तो हम तुम्हारी एक आवाज़ पे जाएंगे। जब केलरम पे हम पे कोई आपत्ति आएगी तो चौशाड़ा, ये जो बाड़ू गांव से जो गादड़े जिनको बोलते हैं, बुरे हम बोलें, वो यहाँ पर आएंगे साथ देने के लिए। उस संधि के तहत इनका एक जो भाईचारा बना, उस भाईचारे में यह स्थान हुआ कि जब वो यहाँ पर जोर डाल रहे थे, यहाँ के कुछ बुजुर्गों ने सोचा कि क्यों ना हम बाहर ही रह लेते हैं, गांव से बाहर। अगर हमें कोई आज भी अगर कोई ज़्यादा समस्या आती है तो हम सोचते हैं कि भाई गांव से बाहर खेत में रह लेते हैं। तो इन लोगों के खेत थे जो, उनमें से कुछ घर अपने खेतों में चले गए और साथ में बुरे गोत्र के जो लोग थे वो इनके साथ थे, वो भी उनके साथ गए। आज वहाँ पर वो जो खेतों में गए थे, एक गांव बसा जिसका नाम तितरम कुआया। हो सकता है जो बुजुर्ग वहाँ से गया उसका नाम तितरराम हो या तीत हो, क्योंकि गांव कोई भी हो वो किसी न किसी व्यक्ति के नाम से ही बसता है। तो ये वहाँ पर जा कर के इन्होंने, आज भी तितरम में दोनों गोत्र हैं। फिर उसके कुछ समय पश्चात यहाँ पर केलरम में एक बार ऐसा हुआ कि जब दबाव की ज़रूरत थी तो इन्होंने कहा कि भाई आज हमारे यहाँ आदमियों की कमी है, आप हमारा साथ दो, आप यहीं बस जाओ। तो ये तितरम से, क्योंकि वहाँ पर बड़े प्यार से इकट्ठे रह रहे थे, तो ये तितरम से अपने भाईचारे के तहत उन लोगों को यहाँ केलरम में बुलाया कि तुम दूर हो, जब तक हम तुम्हें आवाज़ मारे यहाँ सौ बात हो जाएंगी, आप नज़दीक आइए, हमारे यहाँ पास रहिए। तो वहाँ से एक घर सुनने में ऐसे आता है, जो गांव में जिन्हें देवा सिंह बोला जाता है, उनके दादाजी के बुलावे पर वो लोग यहाँ पर आए थे, ऐसा सुनने में आता है। तो इस प्रकार बुरे गोत्र भी यहाँ पर आया। देखिए, गांव में 3 गोत्र ये मेन गोत्र हुए थे। उसके बाद आज गांव में मडाड़ हैं, पुनिये हैं, मोर हैं, ये लोग बाद में आए हैं। ये कोई किसी की ज़मीन पर आया है, कोई वैसे आ गया, कोई भाईचारे में आ गया। तो ये लोग इस तरीके से इस गांव में आकर के बसे। एक पुरानी कहावत है जो मैंने बुजुर्गों से सुनी है, क्योंकि कहीं पर भी जाटों का कोई भी गांव हो वहाँ पर शिवालय ज़रूर मिलेगा। और दादा खेड़ा, एक्चुअली बात क्या है कि जो दादा खेड़ा है उसकी पहले कहते थे कि हमने मोडी गाड़ी या हमने मोडी बांधी, यहाँ पर अपना निवास बनाया, बसेरा बनाया। वो जो मोडी है, आज उसका जब भाषा, क्योंकि भाषा अपना रूप बदलती है, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे हम बोलते हैं कैथल, उसको कुछ लोग खैतल बोलते हैं। इसी प्रकार मोडी को आज मोदी कहते हैं। आज भी हमारे गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो किसी बारात में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो वो मैन होती है, भाई बताओ तुम्हारे कितने थ्याई हैं, कितने मंदिर हैं, उनकी मैन बताओ। तो उनके साथ मोदी पने की मैन अवश्य मिलती है, जो बड़ा इंसान हो। ये मैंने अपनी आंखों से अभी थोड़े दिन पहले भी देखा है, बारात में गए थे। तो पुरानी जो कहावत है वो इस तरीके से है कि खेड़ा स्वाला को ध्याए, ध्याना कहते हैं अपने मन में उतारना, अपने हृदय में उतारना। कि यदि कोई खेड़ा शिवालय यानी शिव जी को ध्याता है, उसकी उपासना करता है, यदि कोई खेड़ा शिवालय को ध्याए और शिवालय खेड़ा को बसाए, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज हम सिक्का अगर लें, रुपए का सिक्का भी, उस पर भी आपको एक साइड शेर छपा मिलता है, एक साइड गेहूं की बैल। अच्छाई और बुराई हमें दर्शाती है। तो इसी प्रकार जो जाटों के गांव थे उसके 2 रूप, एक खेड़ा एक शिवालय हुआ। जब दोनों एक हो जाएं तो उजड़े हुए खेड़े भी बस जाते हैं। यहाँ पर भी हुआ, जो पंवारों का खेड़ा था वो उजड़ गया था, यहाँ कोई नहीं रहा था। आज वो लोग फिर बस रहे हैं और बहुत अच्छे से बस रहे हैं। और शायद हरियाणवी में एक गीत भी बनाया है, शायद किसी फिल्म का होगा, मुझे इतना तो ध्यान नहीं। उज्जड़ खेड़े मूड बसे, उजड़े नैना लौट रहे। तो इसमें जो पहली पंक्ति है, उज्जड़ खेड़े, जो खेड़े उजड़ चुके हैं,
मूड बसे वो दोबारा से फिर बसते हैं। और अगर इसको ज़्यादा संक्षेप में लें तो हम ये कह सकते हैं, खेड़ा बोला जाता है गांव के लोगों को जो उनके बड़े हैं, जहां सभी लोग एक बड़े आदमी की आवाज़ को सुने, एक आदमी की आवाज़ को माने, आपस में झगड़ा ना करें, प्रेम प्यार से रहें, अपनी अपनी जो पर्सनल चौधर हैं उसको त्याग करके गांव को एकता के सूत्र में बांधें, गांव को एक करके एक बुजुर्ग की मान कर चलें, या कोई ऐसा युवा हो जो गांव को वो दिशा दे सके, दिशा मार्ग बता सके, उसकी तरफ चलें तो गांव तरक्की करता है। एक्चुअली कर्दम ऋषि क्या है? कर्दम ऋषि रामायण काल से लगभग 3-4 हजार साल पहले हुए हैं, लगभग सतयुग की बात है। उनका बहुत बड़ा वंश था। वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो इंसान तो थे, लेकिन कहते हैं जैसे एक गांव होता है, एक देश होता है, उनकी सीमाएं गांव और देश तक नहीं थी। उनकी सीमाएं गांव और देश से बढ़कर इस धरती तक थी। जिसकी सीमा इस धरती पर हो, जो पूरी धरती के लिए हो, उसे हम एक गांव में बांट करके शायद हम उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनके एक पुत्र भी थे, कपिल मुनि। जब हम कपिल मुनि का जिक्र करते हैं तो कपिस्थल कैथल का नाम भी है, लेकिन कपिस्थल अगर आप नेपाल में जाएं वहाँ पर भी है। वो लोग भी बोलते हैं कि ये कपिल मुनि का है। और हम सभी को छोड़ें, अगर आप यूनान में जाते हो और कर्दम का जिक्र करते हो तो यूनानी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि वो उनके कोई बड़े किंग थे या बड़े राजा थे या कुछ थे, उनके नाम पर आज भी वहाँ बहुत बड़ा शहर है कर्दम शहर। वो उनके अपने देवता मानते हैं। तो हम जिसको यूनान के लोग देवता मानते हों या उनके एंशिएंट लोग जो थे वो देवता मानते हो, नेपाल के मानते हो, हम उन्हें एक गांव से नहीं बांट सकते। इतना जरूर बोलूँगा कि जो कपिस्थल हो सकता है वो अपने जीवन काल में यहाँ कभी कैथल के आसपास आए हों, यहाँ निवास किया हो थोड़े बहुत दिन, इसका नाम कपिस्थल पड़ गया हो। और गांव में एक चीज़ कही जाती है, जो शिवपुरी है, एक्चुअली यहाँ पर पहले कुछ नहीं था। सवाला था, शिवालय एक ही गाँव था गाँव में। लेकिन जब गांव के लोगों ने तालाब की खुदाई की तो वहाँ से उन्हें कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए, जैसे दीपक हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने जब और नीचे खुदाई करनी चाही तो उन्हें किसी मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। तो उन्होंने उस मंदिर को दोबारा बनाया, क्योंकि इस पूरी धरती पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांव अवश्य रह चुका है। तो उन्होंने दोबारा मंदिर बनाया और उसका नाम शिवपुरी रखा गया। देखो, शिवपुरी को कुछ लोग शापरी भी कहते हैं। ये बिगड़ा नहीं है, इसके पीछे भी एक कारण है। गांव के लोगों ने सब ये सोचा कि ये गांव कई बार उजड़ चुका है। इस गांव में आज भी अगर आप देखोगे तो आपको थे मिलेंगे, जहां पर कलीराम सबसे पहले आकर के बैठा था। जहाँ थे उनको बोलते हैं जहाँ कभी कोई गांव बस के उजड़ चुका हो लेकिन मिट्टी से अवशेष निकलते हो। तो हम जब बात करते हैं शापरी की, इसके पीछे का रहस्य ये था, जो उस टाइम के बुजुर्ग थे उन्होंने देखा और जो उन्हें चर्चाओं में आया, जिस प्रकार गांव में बड़े शाणे लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि ये गांव बार बार उजड़ रहा है, इसे कोई श्राप है इस जमीन को, और इस ज़मीन के श्राप के कारण ये गांव उजड़ता है। क्योंकि यहाँ पहले भी थे, फिर पंवार आए, वो भी उजड़ कर चले गए, फिर जोलाहे आए, वो भी उजड़े, उसके बाद कुंडू भी आए। तो वो भी बड़ा दबाव महसूस कर रहे थे, आदमियों की कमी हो चुकी थी एक बार। तो इन्होंने वहाँ पर वो जो शिव का मंदिर बनाया, उसको शिवपुरी से और शापरी नाम रखा, ताकि यदि गाँव के ऊपर कोई श्राप हो तो शापरी भोले बाबा जी उस शराब से हमें मुक्ति दें। तो उसका नाम ही शापरी रख दिया, शराब से शराब शापरी। धीरे धीरे
जब वहाँ पर शिवपुरी से शापरी हुआ, लेकिन लोगों को इसका एक्चुअली आज इतना ज्ञान नहीं है। उसका एक ही कारण है, हम सभी लोग आज पेट की दौड़ में, पैसों की दौड़ में इतने व्यस्त हैं, इतने भाग रहे हैं कि हमारी जो खुद की जागृति है वो ख़त्म होती जा रही है। हर समय पैसा पैसा और पैसे का खेल हो गया। आज इंसान की कदर ना तो पशु पक्षी की कदर है, ना प्रकृति की कदर है और ना इंसान की कदर है। लगभग 13वीं पीढ़ी के अंदर प्रवेश कर चुके गांव कैलरम के अंदर काम की जरूरत के हिसाब से दूसरे समाज के लोग भी आते गए और गांव खूब फलता फूलता गया। आज कई समाज के लोग गांव में रहते हैं। गांव की खुशहाली में हर समाज के व्यक्ति का अपना योगदान है। अब नई पीढ़ी तक ये जानकारी पहुंचाना आप सभी दर्शकों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कमेंट के माध्यम से आपके विचार और सुझाव सादर आमंत्रित हैं। बैग न्यूज़ की श्रृंखला में अभी के लिए बस इतना ही।